हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अपक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, जिसका ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बचे हुए भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हम लोग दो प्रकार पढ़ चुके हैं। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया, और दूसरा हमने पढ़ा है अपघटन अपक्रिया। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन अपक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जिंक की क्रिया जब कॉपर सल्फेट से कराई जाती है, जिंक की क्रिया जब कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर का जो स्थान है वो जिंक ले लेता है। जिंक की क्रिया जब कॉपर सल्फेट से हम कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। इस अपक्रिया में कॉपर विस्थापित कर दिया जाता है, किसके द्वारा? जिंक के द्वारा। क्यों? क्योंकि जिंक अधिक रिएक्टिव है कॉपर की अपेक्षा। इस अपक्रिया में कॉपर का विस्थापन हो रहा है, तो इस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अपक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसका दूसरा उदाहरण, इसी कॉपर सल्फेट की क्रिया जब हम आयरन से कराते हैं तो आयरन भी कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन कॉपर से अधिक रिएक्टिव है। इस प्रकार की अपक्रियाओं को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अपक्रियाएं। विस्थापन अपक्रियाओं में एक अधिक रिएक्टिव परमाणु कम रिएक्टिव परमाणु को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अपक्रियाएं। तो ये है अपक्रियाओं के प्रकार में तीसरा प्रकार। आगे हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी चौथी अपक्रिया, फोर्थ टाइप रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अपक्रिया। इससे पहले हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल एक ही एटम का डिस्प्लेसमेंट होता था, विस्थापन होता था। लेकिन कुछ अपक्रियाएं ऐसी भी हैं जहां डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, दो परमाणुओं का विस्थापन देखने को मिलता है। जैसे सोडियम सल्फेट की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड से कराई जाती है। सोडियम सल्फेट की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड से कराई जाती है तो यहाँ आपका बनता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। दिखाई दे रहा? हाँ। इस अपक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो इस अपक्रिया में सोडियम का स्थान बेरियम लेता है और बेरियम का स्थान सोडियम लेता है।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ सोडियम भी विस्थापित हुआ है अपनी स्थान से, बेरियम भी विस्थापित हुआ है अपनी स्थान से। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला हमारा है पांचवा हमारा है ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। कॉपर की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है, कॉपर की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो बनता है हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड। हम बैलेंस कर लें। कॉपर की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर हम ध्यान से देखें इस रिएक्शन को तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। किसी भी अपक्रिया में अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग जिस एटम में हो रहा है, जैसे यहां पर ऑक्सीजन का योग कॉपर में हो रहा है, तो हम कहते हैं कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। किसमें हो रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड में हो रहा है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार यदि इसी प्रकार यदि किसी अपक्रिया में यदि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जैसे ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसी क्यूप्रस ऑक्साइड की क्रिया अगर हम हाइड्रोजन से कराएं, क्यूप्रस ऑक्साइड की क्रिया अगर हम हाइड्रोजन से कराएं तो हमारा बनता है कॉपर प्लस जल। इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में भी ऑक्सीजन का योग हुआ है, यानी ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ऑक्सीजन किस में जुड़ा है, हाइड्रोजन में जुड़ा है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो बन जाता है जल, H2O। तो इस अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसमें, हाइड्रोजन में, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसमें हो रहा है, जल में हो रहा है। इस अपक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो वे अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन ऐड हो, जिस पदार्थ में, जिस तत्व में, जिस परमाणु में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, उस परमाणु का ऑक्सीकरण होता है। जैसे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में, जल में। क्यों, क्योंकि यहाँ इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है और इस एग्जाम्पल में इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो ये रहा ऑक्सीकरण की प्रारंभिक कंसेप्ट, प्रारंभिक परिभाषा।
यानी जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन जुड़े, उस अपक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसके विपरीत यानी ऑक्सीकरण की परिभाषा ये है, ऑक्सीकरण की परिभाषा है कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो, प्लस हो, या हाइड्रोजन का ह्रास हो, कमी हो। हालांकि इस रिएक्शन में, इन दोनों रिएक्शन में केवल ऑक्सीजन का ऐड हुआ है। तो जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, उस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया, जिसका दो उदाहरण आपके सामने है। ऑक्सीकरण का ठीक अपोजिट कहलाता है अपचयन अपक्रिया। यानी जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन अपक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे इस अपक्रिया को अगर हम देखें, उदाहरण नंबर 2 को अगर हम देखें, इसको हम मिटा दें। उदाहरण नंबर 2 को अगर हम देखें तो इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का विलोपन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। इस अपक्रिया में ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ गायब हो गया, विलुप्त हो गया। तो इस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन अपक्रिया। यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन घटे तो अपचयन। इस अपक्रिया में देखें तो इस अपक्रिया में अपचयन यानी रिडक्शन और ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जबकि H2 का H2O में ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इस अपक्रिया में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जिस रिएक्शन में, जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। तो ये रेडॉक्स अपक्रिया का भी उदाहरण है। रेडॉक्स अपक्रिया मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, जिसमें अपचयन भी हो रहा हो, ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स अपक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन का बड़ा व्यापक कंसेप्ट है। ये जो आपको बताया जा रहा है ये ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रारंभिक परिभाषा है, प्रारंभिक थ्योरी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को और हम विस्तार से पढ़ेंगे क्लास 11th में। यहाँ विस्तार से जानने की कोई आवश्यकता, कोई औचित्य नहीं है। ऑक्सीकरण में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होता है उस पदार्थ को हम लोग अपचायक कहते हैं, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ का नाम अपक्रिया के ठीक विपरीत है। यानी अगर ऑक्सीकरण, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है उसे अपचायक कहते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीकरण H2 का हो रहा है H2O में, यानी H2 आपका अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक इसी प्रकार जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा होता है उस पदार्थ को हम लोग ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यह रहा हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं।
हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण से संबंधित कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। एक दूसरी घटना में देखने को मिलती है चांदी का काला हो जाना। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये दो उदाहरण बहुत देखते हैं, लोहे में जंग लगना और औरतें जो चांदी का आभूषण पहनती हैं उनको ये पता होगा कि चांदी जब वो यूज करती है तो कुछ दिनों बाद वो काला पड़ जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि चांदी काला हो जाता है, लोहे में जंग लग जाता है? तो आप देखेंगे कि जब कोई मेटल, धातु, जैसा कि आपको पता है ये भी धातु है, ये भी धातु है, जब धातु अम्ल अथवा आर्द्रता के संपर्क में आता है, जब कोई धातु, कोई एसिड हो या ह्यूमिडिटी हो, आर्द्रता हो, नमी के संपर्क में आता है, तो धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, यानी धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो लोहे में जंग लगना ये लोहे का ऑक्सीकरण होता है। चांदी का रंग जो काला हो जाता है, चांदी का ऑक्सीकरण होता है। तो ये दो एग्जाम्पल है हमारे दैनिक जीवन में जो देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण केवल और केवल ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। इस घटना को, यानी धातुओं का ऑक्सीकृत होना, ये जो घटना है, इस घटना को हम कोरोशन कहते हैं। इस घटना को हम कोरोशन कहते हैं, संक्षारण, हिंदी में संक्षारण। तो कभी कभी पूछता है कि कोरोशन क्या है, संक्षारण क्या है? तो धातुओं का ऑक्सीकरण होना कोरोशन कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। धातुएं ऑक्सीकृत कब होती हैं? जब वो एसिड अथवा नमी के संपर्क में आती है तब। तो ऑक्सीकरण से संबंधित दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली ये पहली महत्वपूर्ण घटना है। दूसरा हमें दिखाई देता है, दूसरा हमको देखने को मिलता है भोजन का बासी हो जाना, यानी भोजन का गंध खाद्य पदार्थों का, जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों का स्वाद एवं गंध जब बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ये कहलाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? तेल या वसा से युक्त, ये जो खाद्य पदार्थ है ये तेल या वसा से युक्त होना चाहिए। तेल वसा से युक्त खाद्य पदार्थ को जब रूम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के एबव हो, कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो ऐसे खाद्य पदार्थों का जो स्वाद है, जो गंध है, वो परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं खाद्य पदार्थों का बासी होना, खाद्य पदार्थों का दुर्गंधित होना। अंग्रेजी में कहते हैं रेंसिडिटी। इसका भी कारण है ऑक्सीकरण। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि रेंसिडिटी का कारण क्या है? तो ऑक्सीडेशन। वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना ही कहलाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचने के लिए ही, इस घटना से बचने के लिए ही
चिप्स के जो पैकेट पैक किए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैसें भरी जाती हैं। आप जब चिप्स खरीदते होंगे तो देखते होंगे कि चिप्स का जो पॉकेट होता है वो इतना बड़ा होता है, फूला हुआ। देखने में पता चल जाता है कि उसके भीतर कोई गैस भरी गई है। तो उसके भीतर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? अगर ऑक्सीजन रहेगा तो वो जो आपका चिप्स है उसका रेसिडिटी हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा, यानी उसका गंध, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता। तो ये परीक्षा में बहुत पूछता है। रेसिडिटी से बचाने के लिए ही हम खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखते हैं और चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन गैस भरे जा रहे हैं। तो ये हमारा लगभग समाप्त होता है एक टॉपिक, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। इसमें एक टॉपिक हमसे छूट रहा है, आइए उसको भी देख लेते हैं। वो रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है? हम देखते हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, मार्केट से लाया हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग शुष्क चूना भी कहते हैं या बिना बुझा चूना कहते हैं या कली चूना कहते हैं, इसकी क्रिया जब हम जल से कराते हैं, यानी जब चूने में हम पानी मिलाते हैं, तो हम देखते हैं हमारा बनता है चूने का पानी अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस अपक्रिया को ध्यान से अगर देखेंगे तो चूने में जब पानी मिलाते हैं तो चूने का पानी गर्म होकर खौलने लगता है, यानी चूने का पानी गर्म हो जाता है। यानी इस अपक्रिया में हमें ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, निर्मुक्त होता है, हीट भी इस अपक्रिया में उत्पन्न होता है, प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। तो जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मिले, ऊष्मा भी उत्पन्न हो, ऐसे अपक्रियाओं को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसका सबसे प्यारा उदाहरण है आपका चूने की क्रिया जल से कराने पर। दूसरा एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं, कोक का दहन, कार्बन का दहन, कोयले का दहन। जब कार्बन का जब दहन करते हैं तो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। तो ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है क्योंकि इस अपक्रिया में हमें ऊष्मा भी प्राप्त हो रहा है। इसका और एग्जाम्पल देखना चाहें तो श्वसन, हमारा जो श्वसन है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। आप जब सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो आप देखिए जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो गर्म रहता है। तो श्वसन भी हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगर हम इसको समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में लिखना चाहे तो श्वसन में हमारे सेल में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस हीट, ऊष्मा।
तो ये है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के रूप में हमें ऊष्मा भी प्राप्त हो, प्रोडक्ट के साथ साथ हमें प्रोडक्ट के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा भी प्राप्त हो। इसी का ठीक अपोजिट आपका कहलाता है ऊष्माशोषी अपक्रिया, यानी ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा देने के बजाय ऊष्मा ले, ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। इंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको इससे पहले पढ़ाया गया है अपघटन अपक्रियाएं। अपघटन अपक्रियाओं के जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हैं वो 90% ऊष्माशोषी रिएक्शंस हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, इसे जब हम गर्म करते हैं, इसे जब हम ऊष्मा देते हैं, जब हम इसे ऊष्मा देते हैं, इसे गर्म करते हैं, ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस अपक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। इस अपक्रिया में हमें ऊष्मा देना पड़ रहा है, ना कि उत्पाद के रूप में हमें ऊष्मा मिल रहा है। तो ये है आपका ऊष्माशोषी अपक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, तो हमारा बनता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस अपक्रिया में भी ऊष्मा हमें देना पड़ता है। तो यह अपक्रिया है ऊष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया मतलब ऐसा अपक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता, यानी रिएक्शन हमसे ऊष्मा लेता है, ना कि ऊष्मा देता है। तो इस प्रकार हमारा कक्षा 10 का पाठ नंबर 1 का थ्योरी लगभग समाप्त